तो जीव विज्ञान कक्षा 12 अध्याय 7 वाष्पोत्सर्जन। सबसे पहले देखिए वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, परिभाषा क्या है वाष्पोत्सर्जन की। वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, तो वाष्पोत्सर्जन की अगर मैं परिभाषा देनी है तो कैसे देंगे कि पौधे के विभिन्न वायवीय भागों से, पौधे के विभिन्न वायवीय भागों से जल की वाष्प के रूप में होने वाली हानि को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, दोबारा सुनिए, पौधे के वायवीय भागों, वायवीय भाग लिखना है सभी भाग लिए जो बाहर है, भूमि से बाहर भाग है, भूमि से ही वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। ठीक है, तो पौधे के वायवीय भागों से जल की वाष्प के रूप में होने वाली हानि को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। वाष्पोत्सर्जन नाम दिया जाता है। वाष्प उत्सर्जन, दूसरे वाष्पोत्सर्जन होता है। अब वाष्पोत्सर्जन जो है वो कई प्रकार से हो सकता है। ठीक है, उसको अलग अलग उसके प्रकार हैं, तो वाष्पोत्सर्जन के प्रकार देखते हैं। वाष्पोत्सर्जन के 3 प्रकार हैं मेनली। सबसे पहला है रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन जैसा नाम है रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन, यानी रंध्रों से होने वाले वाष्पोत्सर्जन को क्या कहते हैं, रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। रंध्रों से होने वाला वाष्पोत्सर्जन है। ठीक है, रंध्रों से होता है, पत्ती की सतह पर रंध्र पाए जाते हैं और उनसे जो है ये वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। ठीक है, ये कुल वाष्पोत्सर्जन का 50 से लेकर के 97% तक होता है। कुल वाष्पोत्सर्जन का 50 से लेकर के 97% तक जो वाष्पोत्सर्जन है वो रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन, यानी सबसे ज्यादा जो है होने वाला वाष्पोत्सर्जन है, सबसे ज्यादा इसी तरीके से वाष्पोत्सर्जन होता है। ठीक है, और उसके बाद में दूसरा अपने पास में रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन के बाद उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन। उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन, उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, जो आपने देखा है कि जो पत्तियां हैं या पौधे के और भाग हैं उनके बाहर जो है, बाहरी सतह पर जो एपिडर्मिस है उसके ऊपर एक पतली लेयर पाई जाती है जो किसकी बनी होती है, त्वचा या क्यूटिकल की बनी होती है। क्यूटिकल की बनी होती है, ये क्यूटिकल जो होती है ये जल के लिए अपारगम्य होती है, लेकिन कभी कभी जो है पत्ती या जो पौधे के और भाग हैं उनसे ये क्यूटिकल जो है वो टूट जाती है, जगह जगह से, जगह जगह से वो क्यूटिकल टूट जाती है। तो उन भागों से जहां पर क्यूटिकल टूट जाती है वहां से जल की वाष्प के रूप में हानि होती है, तो उस प्रकार से होने वाली हानि को उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। ठीक है, ये जो वाष्पोत्सर्जन है ये कुल वाष्पोत्सर्जन का 3 से लेकर के 10% तक हो सकता है। ठीक है, इसके जैसे जो वाष्पोत्सर्जन होता है वो 3 से लेकर के 10% तक होता है। उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, जो क्यूटिकल पत्ती जो है या पौधे के और भाग है वहां से जो क्यूटिकल होती है अगर वो टूट जाए किसी कारण से तो वो भाग जो नग्न हो जाते हैं, वहां पर क्यूटिकल नहीं होती है तो वहां से वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होने लगती है। उस तरह का वाष्पोत्सर्जन को उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। ये कुल वाष्पोत्सर्जन का 3 से लेकर के 10% तक होता है। ठीक है, उसके बाद में तीसरा वाष्पोत्सर्जन वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन।
क्या होता है, जो तने होते हैं, तनों के ऊपर जो है वातरंध्र पाए जाते हैं। जो काष्ठीय तने होते हैं, वुडी तने होते हैं, उनके ऊपर वातरंध्र पाए जाते हैं, या फलों की सतह के ऊपर वातरंध्र पाए जाते हैं। जो फल होते हैं उनकी सतह पर भी वातरंध्र होते हैं। इन वातरंध्रों से थोड़ी बहुत मात्रा के अंदर जल की हानि होती रहती है। तो इस वातरंध्र से होने वाली जो जल की हानि है उसको वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। और ये कुल वाष्पोत्सर्जन का लगभग 0.1% होगा, 0.1%। कुल वाष्पोत्सर्जन का 0.1 वाष्प%। ठीक है, ये है वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। समझ आए तीनों टाइप के वाष्पोत्सर्जन। सबसे पहले रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन ये रंध्रों से होता है। ठीक है, और रंध्र कहाँ होते हैं, रंध्र पत्ती की सतह के ऊपर पाए जाते हैं। और लगभग 50 से लेकर के 97% जो जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया है वो इस प्रकार से होती है। ठीक है, दूसरा है उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन। उपत्वचीय जो पत्तियां वगैरह होती हैं या कोई तना होता है उनके ऊपर क्यूटिकल पाई जाती है। क्यूटिकल वाष्पोत्सर्जन को रोकती है, लेकिन कुछ स्थानों पर क्यूटिकल जो वो पतली हो जाती है या टूट जाती है। तो इन स्थानों पर जहां पर क्यूटिकल टूट गई है वहां से वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होने लग जाती है। ठीक है, तो उस वाष्पोत्सर्जन को उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। और ये कुल वाष्पोत्सर्जन का 3 से लेकर के 10% तक होता है। ओके, तीसरा है वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन जो है ये वातरंध्रों से होता है। और वातरंध्र तने की सतह पर जो तना होता है, काष्ठीय तना, उस पर पाए जाते हैं, या जो फलों की सतह के ऊपर वातरंध्र पाए जाते हैं उनसे कुछ मात्रा में जल की हानि होती है, उसको वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। कुल वाष्पोत्सर्जन का ये 0.01%। ठीक है, ये वाष्पोत्सर्जन के प्रकार हैं। उसके बाद हम जो है इस लेसन के अंदर मेनली क्या पढ़ेंगे, रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन पढ़ेंगे, क्योंकि मेनली यही हो रहा है 50 से लेकर के 97% जो है ये रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन हो रहा है। इसी के बारे में हम पढ़ेंगे इस लेसन। ठीक है, तो रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन पढ़ने से पहले हम रंध्र की संरचना के बारे में पढ़ेंगे कि रंध्र की संरचना कैसी होती है। ठीक है, तो सबसे अब देखें हम रंध्र की संरचना। कि पत्ती जो होती है, पत्ती की संरचना में एक ऊपर की तरफ एपिडर्मिस होती है, एक नीचे की तरफ एपिडर्मिस होती है। ठीक है, ये ऊपरी एपिडर्मिस है, ऊपरी अधिचर्म है, ये निचली अधिचर्म है, और एक कोशिकीय ये परत होती है इस तरह से। इनके बीच में जो ऊतक होते हैं वो दो भागों के अंदर बटे होते हैं, एक थंब ऊतक और एक स्पंजी ऊतक। ठीक है, और यहाँ नीचे वाली साइड में रंध्र पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये हमने संरचना देखी। अब इसमें रंध्र जो है नीचे वाली सतह पर है या ऊपर वाली सतह पर है या दोनों सतह पर है, तो इस आधार पर पत्तियां जो है वो 3 प्रकार की होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं अधोरंध्री पत्ती।
यानी जो रंध्र होंगे वो कहां पर होंगे, निचली सतह पर होते हैं। ठीक है, तो रंध्र निचली सतह पर होते हैं ज्यादातर, ऊपरी सतह पर बहुत कम होते हैं। निचली सतह पर रंध्र जो है वो ज्यादा संख्या के अंदर होते हैं। ठीक है, क्योंकि ऊपरी सतह जो है उस पर प्रकाश सीधा पड़ेगा, तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया ज्यादा होती है, ज्यादा लाइट पड़ेगी, वाष्पोत्सर्जन तेजी से होगा। तो उस चीज को रोकने के लिए क्या होता है, इसके अंदर निचली सतह पर जो है रंध्र ज्यादा होते हैं, ऊपरी सतह पर रंध्र कम होते हैं। तो ऐसी पत्ती इसमें निचली सतह पर रंध्र ज्यादा होते हैं, ऊपरी सतह पर कम या अनुपस्थित होते हैं, उसको अधोरंध्री पत्ती कहा जाता है। ठीक है, जैसे सेब है, संतरा है, इनकी जो पत्तियां होती हैं उनको वो अधोरंध्री पत्तियां होती हैं। वो जो अधोरंध्री है इसको सेब प्रकार भी कहा जाता है। एक दूसरा नाम इसका सेब प्रकार या एप्पल टाइप भी कहा जाता है। ठीक है, अधोरंध्री। तो अधिकांश जो द्विबीजपत्री पादप होते हैं वो इसका एग्जांपल है डाइकोट प्लांट, उनके अंदर जो है अधोरंध्री पत्ती पाई जाती है, यानी उनकी जो पत्ती होती है उसमें निचली सतह पर रंध्र होते हैं, ऊपरी सतह पर रंध्र कम होते हैं। ठीक है, ये है अधोरंध्री पत्ती, या इसको सेब टाइप या एप्पल टाइप कहा जाता है। उसके बाद में दूसरा टाइप है उभयरंध्री पत्ती। उभयरंध्री पत्ती, जैसा नाम है उभयरंध्री, यानी उभय मतलब दोनों साइड में, ऐसी पत्ती जिसमें दोनों साइड के अंदर रंध्र उपस्थित है, ऊपरी सतह पर भी है और निचली सतह पर भी रंध्र उपस्थित है, उस पत्ती को कहा जाता है उभयरंध्री पत्ती कहते हैं। और इसको जो एक और नाम देते हैं जैन प्रकार भी कहते हैं। जैसे इसका नाम दिया सेब प्रकार है, एप्पल टाइप, उसी प्रकार से इसका भी एक नाम है जैन प्रकार। ठीक है, अवीना टाइप इसको कहा जाता है। इसमें दोनों सतह पर रंध्र होती है। रंध्र जो है वो दोनों सतह पर पाए जाते हैं, ऊपरी सतह पर भी उतने होते हैं, निचली सतह पर भी बराबर रंध्र होते हैं, और ये एक बीजपत्री पादपों में पाई जाती है। एग्जांपल इसका क्या है, एक बीजपत्री जो पादप होते हैं उनके अंदर उभयरंध्री पत्ती पाई जाती है। तीसरी जो टाइप है वो है अधिरंध्री पत्ती। अधिरंध्री पत्ती ऐसी पत्ती जिसमें ऊपरी सतह पर रंध्र होते हैं लेकिन निचली सतह पर रंध्र नहीं होते, ऐसी पत्ती को अधिरंध्री पत्ती कहते हैं। तो रंध्र जो है वो ऊपरी सतह पर होते हैं, निचली सतह पर रंध्र नहीं पाए जाते हैं, और इसको जो है और नाम क्या देते हैं, कुमुदनी टाइप कहा जाता है। कुमुदनी प्रकार या कुमुदनी टाइप इसको कहा जाता है। और ये पत्तियां जो होती हैं ये जलीय पादपों के अंदर मिलती हैं। जो जलीय पादप होते हैं, जो जल के अंदर उगते हैं, उनमें ये पत्तियां पाई जाती हैं। जैसे कमल देखा आपने, कमल की पत्ती होती है वो पानी के ऊपर तैरती रहती है, तो निचली सतह जो है वो तो पानी के संपर्क में, तो वहां तो रंध्र की जरूरत ही नहीं है, वहां तो रंध्र हो ही सकते, सिर्फ ऊपरी सतह पर रंध्र पाए जाते हैं। जो फ्लोटिंग टाइप की जो पत्तियां होती हैं उनमें ऊपरी सतह पर रंध्र पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये है पत्ती रंध्र के आधार पर पत्ती के प्रकार। अब हम इसमें रंध्र की संरचना देखेंगे कि रंध्र किस प्रकार से, समझ में आई ये बात आपको? अब देखिए आगे रंध्र की संरचना।
रंध्र की संरचना, रंध्र जो होता है वो इस तरह से गाढ़ कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। उसमें दो गाढ़ कोशिकाएं होती हैं, द्वार कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, दो इसमें द्वार कोशिकाएं होती हैं और साथ में इसमें जुड़ी हुई सहायक कोशिकाएं होती हैं, जिनको सहायक कोशिकाएं कहा जाता है। सहायक कोशिकाएं आकार में बड़ी होती हैं। ठीक है, ये रंध्र संरचना है जिसके अंदर जो है एक लोग होता है। ये है द्वार कोशिकाएं, ये सहायक कोशिकाएं। ठीक है, इन द्वार कोशिकाओं की जो भीतरी सतह होती है, वाली सतह होती है, ये थोड़ी सी मोटी होती है। ये वाली कोशिकाएं जो होती है वो पतली भित्ति वाली, इनके अंदर जो है हाइड्रोजन वगैरह भरा रहता है और खाद्य पदार्थ स्टार्च वगैरह इसके अंदर भरे रहते हैं। ये जो छिद्र होता है इसको कहते हैं रंध्र। ठीक है, छिद्र को रंध्र। तो ये कोशिकाएं, पास वाली कोशिकाएं ये जल से भरी होती हैं। जब परासन के दौरान जल जो है इन द्वार कोशिकाओं में चला जाता है, जब जल इन द्वार कोशिकाओं में जाता है यहाँ से, जिसके कारण द्वार कोशिकाएं कहती हैं फूल जाती हैं। द्वार कोशिकाएं फूल जाती हैं, फूलने से इनके बीच में जो रंध्र होता है वो खुल जाता है। द्वार कोशिकाओं के फूलने से जब ये सफेद हो जाएंगी तो ये रंध्र खुल जाता है। जब इनमें से जल वापस निकल जाए, जब इसमें से जल निकल जाए, द्वार कोशिकाएं सलग हो जाए, तो ये रंध्र जो है वो बंद हो जाए। यानी द्वार कोशिकाओं के सफेदी से द्वार रंध्र जो है ये खुलता और बंद होता है। अगर द्वार कोशिकाएं सफेद हैं तो रंध्र खुल जाएगा, अगर द्वार कोशिकाएं सलग हो जाती हैं तो रंध्र बंद हो जाता है। ठीक है, तो ये है रंध्र की संरचना, सहायक कोशिकाएं साइड में। ठीक है, अब इस रंध्र के अंदर वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। रंध्र के द्वारा जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। अब रंध्र क्यों खुलेगा, कैसे खुलेगा, इस चीज को जो है इस चीज को एक्सप्लेन करेंगे। कई सिद्धांत इसको दिए गए, इसको एक्सप्लेन करने के लिए रंध्र कैसे खुलते हैं। तो ठीक है, इसको अगर पढ़ना है रंध्रों की क्रियाविधि या रंध्रों की गति के सिद्धांत। रंध्र की संरचना है, रंध्र के अंदर हमने पढ़ लिया कि द्वार कोशिकाओं की सफेदी से रंध्र खुलते और बंद होते हैं। अगर द्वार कोशिकाएं सफेद है तो रंध्र खुल जाएंगे, अगर द्वार कोशिकाएं सलग हो जाती हैं तो रंध्र बंद हो जाएंगे। ठीक है, अब इन रंध्रों की गति को समझाने के लिए कुछ सिद्धांत दिए गए हैं, उनको हम देखते हैं। सबसे पहला सिद्धांत इसमें जो दिया गया है वो जेडी सायरे ने दिया था। ठीक है, रंध्रों की गति के सिद्धांत। सबसे पहला जो इसमें सिद्धांत है वो है मांड शर्करा परिकल्प। सबसे पहला है मांड शर्करा परिकल्प। ठीक है, ये थ्योरी दी थी, ये थ्योरी जेडी सायरे ने दी थी। याद रखना, जेडी सायरे ने दी थ्योरी। ठीक है, मांड शर्करा परिकल्पना या स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस जेडी सायरे ने दी। किस तरह से दी थी, तो उसको
उसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, फिर आप इसको समझिए। ये दिन की बात है। दिन में क्या होता है, जब दिन होता है उस टाइम पर क्या होता है कि जो रक्षक कोशिकाएं होती हैं या गार्ड कोशिकाएं होती हैं उनके अंदर CO2 की मात्रा कम हो जाती है। CO2 की मात्रा कम हो जाती है। CO2 की मात्रा कम होने से pH जो है वो बढ़ जाती है। कम क्यों हो जाती है? क्योंकि दिन के अंदर जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होने लग जाती है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के अंदर CO2 कम आने लग जाती है, तो कोशिकाओं के अंदर CO2 कम हो जाती है। CO2 कम हो गई है तो कोशिकाओं के अंदर जो pH है, pH बढ़ जाती है, pH इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, क्योंकि CO2 अम्लीय होती है, तो जब CO2 कम हो गई तो pH बढ़ जाती है। pH बढ़ जाती है। जब कोशिकाओं के अंदर pH बढ़ जाती है तो कोशिकाओं के अंदर एक एंजाइम होता है फास्फोराइलेज। ठीक है, कोशिकाओं में फास्फोराइलेज ये जो एंजाइम होता है ये सक्रिय होता है, एक्टिवेट हो जाता है, सक्रिय हो जाता है। तो ये pH ज्यादा हो जाएगी, ये सारी pH होगी, तब ये एंजाइम जो है सक्रिय हो जाता है। और ये एंजाइम क्या करता है, जो गार्ड कोशिकाओं के अंदर स्टार्च है, ये जिसको हम मांड कहते हैं, इस मांड को किसमें चेंज कर देता है, ये एंजाइम मांड को या स्टार्च को ग्लूकोज 1 फॉस्फेट के अंदर चेंज कर देता है। ठीक है, कोशिकाओं के अंदर जो फास्फोराइलेज एंजाइम है ये सक्रिय हो जाता है और ये एंजाइम जो कोशिकाओं के अंदर स्टार्च उपस्थित है, मांड उपस्थित है, उसको किसमें चेंज कर दिया, उसने ग्लूकोज 1 फॉस्फेट के अंदर चेंज कर दिया। ठीक है, अब ये ग्लूकोज 1 फॉस्फेट जो है ये उन्हीं द्वार कोशिकाओं के अंदर ही है। ठीक है, तो द्वार कोशिकाओं के अंदर ग्लूकोज 1 फॉस्फेट जब बढ़ जाता है तो इन ग्लूकोज जो द्वार कोशिकाएं हैं उनकी डीपीडी बढ़ जाती है, जिससे क्या होगा, द्वार कोशिकाओं की डीपीडी बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, यानी उनकी जल की मांग जो है वो बढ़ जाती है। द्वार कोशिकाओं की जल की मांग बढ़ती है तो वो बाहर वाली जो सहायक कोशिकाएं हैं उनसे जल को अंदर की ओर खींचती है। तो जब इनकी डीपीडी बढ़ती है तो द्वार कोशिकाओं के अंदर जल आने लग जाता है। द्वार कोशिकाओं में जब जल आने लग जाएगा तो द्वार कोशिकाएं जो होती हैं वो स्फीत अवस्था में रहती हैं। तो द्वार कोशिकाएं क्या होता है, क्या हुआ, डीपीडी डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंसी, यानी कितनी जल की आवश्यकता है कोशिका को। कोशिका की डीपीडी जितनी ज्यादा होगी उसको उतनी ही जल की आवश्यकता ज्यादा होती है। ठीक है, तो डीपीडी बढ़ गई तो कोशिका में जल आने लग गया, जल आने लग गया तो द्वार कोशिकाएं स्फीत होने लग जाएंगी, फूलने लग जाएंगी। ठीक है, तो जब द्वार कोशिकाएं स्फीत होंगी तो रंध्र जो है वो खुल जाते हैं। ये बात हमने पहले पढ़ी है कि द्वार कोशिकाएं जब स्फीत होती हैं तो रंध्र खुल जाते हैं और जब शलत होती हैं तो रंध्र बंद हो जाते हैं। ठीक है, तो द्वार कोशिकाओं की जो स्फीति बढ़ गई है, द्वार कोशिकाएं स्फीत हो गई हैं तो रंध्र जो है वो खुल जाएंगे। तो इस प्रकार से रंध्र जो है वो दिन में खुल जाती है। अब रंध्र के बंद होने का भी बताया इन्होंने कि रंध्र बंद कैसे होंगे, तो रात के समय बताया इसमें
कि रात में क्या होता है, जब रात हो जाएगी तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है वो बंद हो जाएगी। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बंद हो जाएगी तो कोशिकाओं के अंदर CO2 की जो मात्रा है वो बढ़ने लग जाएगी, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण बंद हो गया, यानी जो उसमें CO2 उत्पन्न हो रही है वो काम नहीं आ रही है, तो कोशिकाओं के अंदर उसकी मात्रा बढ़ने लग जाएगी। कोशिका मात्रा इसकी बढ़ेगी तो पीएच क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। पीएच कम हो जाएगी। पीएच कम होने से क्या होगा, ये एंजाइम जो सक्रिय था ये निष्क्रिय हो जाएगा, ठीक है, और ये ग्लूकोज वापस से किसमें चेंज हो जाएगा, स्टार्च के अंदर चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ग्लूकोज स्टार्च के अंदर चेंज होने लग जाएगा, स्टार्च में चेंज होगा तो द्वार कोशिकाओं की डीपीटी जो है वापस से कम हो जाएगी। डीपीटी कम होगी तो कोशिका जो है वो सलत हो जाएगी, यानी उसमें से पानी निकल जाएगा। तो द्वार कोशिकाओं में से पानी निकल जाएगा, तो द्वार कोशिकाओं में पानी निकलने से वो सलत होगी, फिर ये रंध्र जो है वो बंद हो जाएगा। तो इस प्रकार से उन्होंने बताया जेडी ने कि रंध्रों का खुलना और बंद होना किस प्रकार होता है। तो दिन में ये प्रोसेस होता है, तो रात में इसका उल्टा प्रोसेस होता है, ठीक है। तो ये है रंध्रों की गति का पहला सिद्धांत, जिसको स्टार्च चक्र परिकल्पना कहा जाता है। ओके, समझ में आया?